हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और बिलीव में ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से 100% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो ये जो डिस्कशन होगा आईएनसी का, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होगा कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो डेफिनेटली आपके एक या दो क्वेश्चन जो है वो इस सेशन के बाद पक्के हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस में यदि हम देखें कि इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ना, आईएनसी का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था। सो आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन किया था हमारे लीडर्स ने। ओके, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। बट किस तरह का फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था? नेशनल लेवल पर। इसके पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं, बट वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं रीजन स्पेसिफिक थे, है ना। उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो पूरी कंट्री को लेकर एक जो एक नेशनल इंडिया को एक नेशन की तरह देखना और फिर अपने एजेंडा और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। वो प्लेटफॉर्म जो है हमें फर्स्ट टाइम किसके थ्रू मिला था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू। कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1885 में। इसके जो फाउंडर है वो किन्हें बोला जाता है? A.O. ह्यूम को। ये जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। ठीक है, सो आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने हमारी हेल्प की थी किसके फॉर्मेशन में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में। अब इसके पीछे के क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, ये हम कुछ थेरीज के बेसिस पर अभी आगे लेक्चर में समझेंगे, है ना। सो 1885 में आईएनसी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। फाउंडर कौन बोले जाते हैं इनके, या फादर ऑफ आईएनसी जो है वो किसे बोला जाता है? A.O. ह्यूम को बोला जाता है। सो जब आईएनसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो इसका जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कौन से कॉलेज में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ओके, और जब ये फर्स्ट सेशन हुआ था तो इसमें जो मेंबर्स आए थे, है ना, जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था, तो कितने डेलीगेट्स थे? 72। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो क्या याद रखना है आपको? फाउंडर A.O. ह्यूम, फर्स्ट सेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स ने। और जो फर्स्ट सेशन था इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? उमेश चंद्र बैनर्जी। ये भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे, है ना। कौन थे पहले प्रेसिडेंट आईएनसी के? उमेश चंद्र बैनर्जी। देन अब जैसा कि आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर A.O. ह्यूम ने हमारी मदद क्यों करी कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट में। तो इसके लिए एक्चुअली बहुत सारी थेरीज दी जाती है ना, मतलब सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, कि आईएनसी का फॉर्मेशन आखिर क्यों किया गया था। सो यदि हम लाला लाजपत राय के अकॉर्डिंग देखें, उन्होंने दिया था सेफ्टी वॉल थ्योरी। उनका क्या कहना था? Hume founded the Congress with the hope that it would serve as a safety wall for the Indians' growing discontent. देखिए 1857 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना। उसके बाद इंडियंस ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी और ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी, है ना। ब्रिटिशर्स ने अपने गवर्नेंस में काफ़ी चेंजेस किए, बट ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हम एक्सप्लॉयटेशन करते रहे और इंडियंस को सप्रेस करते रहे, ये लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। तो हमें कुछ और रास्ता निकालना होगा जिससे कि क्या हो, जो इंडियंस का एंगर है उसको वो कंट्रोल कर सके। सो उन्हें कांग्रेस जो है वो एक तरह से सेफ्टी वॉल लगा। कैसे सेफ्टी वॉल लगा? अकॉर्डिंग टू लाला लाजपत राय हम बात कर रहे हैं ना। उन्होंने क्या सोचा कि हम कांग्रेस का फॉर्मेशन होने देते हैं, इससे क्या होगा, जो इंडियंस है वो इंगेज्ड हो जाएंगे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोटेस्ट, है ना, या डायरेक्ट वॉर जो है वो नहीं करेंगे। इनको हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स होती हैं उसमें इंगेज कर देंगे कि आप जो भी आपकी डिमांड्स है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट के सामने रखो, गवर्नमेंट उसके ऊपर डिस्कशन करेगी, देन सोल्यूशन लेकर आएंगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट, जो वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया में अराइज हो रही थी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये किसका कहना था? सेफ्टी वॉल थ्योरी का, अकॉर्डिंग टू लाला लाजपत राय, कि ब्रिटिशर्स ने इसीलिए आईएनसी का फॉर्मेशन होने दिया ताकि वो इसे एक सेफ्टी वॉल की तरह यूज़ कर सके। फाइन। देन नेक्स्ट था कॉन्स्पायरेसी थ्योरी, जो किसने दिया था? आरपी दत्त ने। इनके अकॉर्डिंग क्या था? आईएनसी अरोज फ्रॉम अ कॉन्स्पिरेसी टू सप्रेस अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया। वही जो अभी हमने बात की, जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है सेफ्टी वॉल थ्योरी से ही आया था। कि सेफ्टी वॉल मतलब कि क्या, अपने अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जो है आईएनसी को हथियार बनाना चाहते थे ना, एक सेफ हथियार बनाना चाहते थे। आरपी दत्त भी यही बोल रहे हैं कि उन्होंने क्यों आईएनसी का फॉर्मेशन होने दिया, ताकि जो भी
पॉपुलर अपराइजिंग्स हो रही हैं इंडिया में, है ना, जो वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया में बन रहा है, क्योंकि उस समय बाद लाइक 1857 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है इंडिया में देखने को मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें एक लेजिटिमेट तरीके में इंगेज्ड कर दे, ताकि ये डायरेक्ट वॉर जो है वो नहीं करे। तो जो पॉपुलर अपराइजिंग्स हो रहे हैं इंडिया में या हो सकते हैं, उनको हम सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कौन बात करता है, कॉन्स्पायरेसी थ्योरी। देन उसके बाद है एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। जो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ हिस्टोरियंस क्या बिलीव करते हैं कि आईएनसी रिप्रेजेंटेड द डिज़ायर ऑफ पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस टू इस्टेब्लिश अ नेशनल बॉडी टू एक्सप्रेस द इंडियंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स। इनके अकॉर्डिंग ये था कि ठीक है, हमारी एओयू ने मदद करी, है ना, और हमने आईएनसी का फॉर्मेशन किया, हमने उनकी मदद की। तो ये बोल रहे हैं सॉरी, हमने उनकी मदद ली, क्यों, क्योंकि हमने उनको लाइटिंग कंडक्टर की तरह यूज़ किया, क्योंकि हमारे लाइक इंडिया में उस समय इतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं थी, है ना। और जो 1857 का वॉर था, उससे हमने एक चीज़ क्या सीखी थी कि हमें फेलियर क्यों मिला, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ यूनिटी है। ना तो हमारे पास यूनिटी है, ना ही हमारे पास लीडरशिप है ना, ना ही हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हमारे एजेंडाज जो होते हैं ना उनको डिस्कस कर सके। क्योंकि वॉर लड़ना है तो पहले उसकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी भी तो चाहिए, और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर हम डिस्कशन कर सकें, और ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी। सो आईएनसी जो है वो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करने वाला था। तो इसीलिए हमने जो मतलब पॉलिटिकली कॉन्शियस लीडर्स थे हमारे इंडियंस जो थे, उन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, और आईएनसी का फॉर्मेशन होने दिया विद द हेल्प ऑफ एओयू। सो तीनों थेरीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी ना। देखो, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है आईएनसी के फॉर्मेशन को लेकर। तो हमें बस यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लर्न करना है, पहला कि कब फॉर्मेशन हुआ, 1885 में, किसकी मदद से हुआ, एओयू की मदद से हुआ। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ, बॉम्बे में, कौन से कॉलेज में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, है ना। कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया, 72। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, भूमेश चंद्र बैनर्जी। देन उसके बाद 3 थेरीज इससे रिलेटेड दी जाती है। पहला थेरी कौन सा है, सेफ्टी वॉल थेरी, लाला लाजपत राय। कॉन्स्पायरेसी थेरी, आरपी दत्त। और लाइटिंग कंडक्टर थेरी, गोपाल कृष्ण गोखले। बस आपको इतना ही याद रखना है, ओके। बाकी एक्सप्लेनेशन है, हमारा कोई मेंस का एग्जाम नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें इतना काफ़ी है। अब उसके बाद नेक्स्ट, जहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो जितना अभी हमने डिस्कस किया यहाँ से क्वेश्चन आता है, या फिर ये जो सेशंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से आता है। देखो, अब आईएनसी के सेशंस क्या है। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमने आईएनसी का फॉर्मेशन क्यों किया, ताकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पर हम हमारे डिस्कशंस कर सकें। अब डिस्कशन करने के लिए हमको मिलना पड़ेगा, तो जो मिलने के लिए मीटिंग्स कंडक्ट करते थे उसी को हम क्या बोलते हैं, सेशन। तो हर एक सेशन का अपना ऑब्जेक्टिव होता था। देन उसके बाद हमारे पास उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो लैक ऑफ यूनिटी था। तो आईएनसी ने यही डिसाइड किया था कि वो जब भी अपने सेशन कंडक्ट करेगा तो हमेशा एक नई जगह कंडक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को भी कनेक्ट किया जा सकता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, है ना। क्योंकि पहले कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था कि कॉल किया सबको पता चल जाएगा, है ना। न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग इतना फ्री हमें अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे सैंक्शंस जो है वो हमारे ऊपर लगे हुए थे। सो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, हमेशा अलग अलग जगहों पर सेशंस करते थे, ताकि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनसे भी ये अपने आप को कनेक्ट कर सकें। सो वही हमें पढ़ना है कि कौन सा सेशन कब हुआ, उसके हेड कौन थे, और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उस सेशन को लेकर क्या था, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारे सेशंस हैं, बट यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेशन से डिस्कस करने वाले जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। सो फर्स्ट सेशन अभी हमने डिस्कस किया, बॉम्बे में हुआ था 1885 में। किसने लीड किया था इसको, उमेश चंद्र बैनर्जी ने। कितने डेलीगेट्स थे इसमें, 72। और उमेश चंद्र बैनर्जी जो है वो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट भी थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सो आंसर क्या होगा, उमेश चंद्र बैनर्जी। और पहले प्रेसिडेंट भी कौन थे, उमेश चंद्र बैनर्जी। सेकेंड सेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में 1886 में। इसको लीड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। और ये फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे। ये कैसे प्रेसिडेंट थे, पहले पारसी प्रेसिडेंट। तो देखो, यहाँ पर आपको ये सेशंस नहीं भी लर्न हो तो चलेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्रिश्चियन प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बैनर्जी, पारसी प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। देन थर्ड सेशन जो है हमारा मद्रास में हुआ था 1887 में। इसको लीड किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के।
फोर्थ सेशन होता है हमारा इलाहाबाद में 1888 में। इसको कौन लीड करता है? जॉर्ज यूले, है ना। और ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे हमारे आईएनसी के, ठीक है। तो ये फर्स्ट 4 आपको लर्न रखना है कि पहले क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। पारसी प्रेसिडेंट दादाभाई नौरोजी। मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी। और फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूले। दैन इसके बाद फिफ्थ सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था 1905 में, है ना। इसको लीड किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब यहाँ पर 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसकी वजह से हुआ था? कर्जन की वजह से ना, लॉर्ड कर्जन की वजह से। तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया था। क्या बोला गया था कि बंगाल जो है वो बहुत ही बड़ा रीजन है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यदि हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा और लोगों की डिमांड्स को भी बहुत ही बेहतर तरीके से फुलफिल किया जाएगा। ये किसका लॉजिक था? ब्रिटिशर्स का। बट मेन रीज़न क्या था? जो बंगाल था वो एक स्पार्किंग पॉइंट था, है ना, हर एक मूवमेंट के लिए। जो भी स्पार्क है नेशनल मूवमेंट का वो बंगाल से आता था, तो वो बंगाल से उस स्पार्क, है ना, वो जो चिंगारी हमेशा उठती थी उसको ख़त्म करना चाहते थे। और वो किस बेसिस पर ख़त्म करना चाहते थे? हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बेसिस पर, ठीक है। इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया। सो उस समय कौन थे आईएनसी में? जो आईएनसी के सेशन हुआ होगा तो उसको लीड किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और यहाँ पर फिर उस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया था कि हम कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ओके, जिसमें कि हम हमारे नेशन की चीज़ों को यूज़ करेंगे और ब्रिटिश चीज़ों को अवॉइड करेंगे, ठीक है। 1905 का सेशन किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने लीड किया था। देन उसके बाद था कैलकाटा सेशन 1906 में, आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहाँ पर थे दादाभाई नौरोजी। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, लाइक स्वदेशी मूवमेंट तो हम पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। इस स्वदेशी मूवमेंट को और अपर लेवल पर ले जाना है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बाइकॉट मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया। स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट हम डिमांड करने लगे। स्वदेशी तो हमारा था ही, इसके साथ साथ एजुकेशन भी हमने हमारा स्टार्ट किया ना। नेशनल एजुकेशन काउंसिल हम 1906 में इस्टेब्लिश करते हैं कि हम एजुकेशन जो है वो हमारी खुद की लैंग्वेज में, हमारे खुद का कल्चर का प्रोवाइड करेंगे। ये किस सेशन में डिसाइड होता है? 1906 के सेशन में कलकत्ता में जो हुआ था। और लीड कौन कर रहे थे इसको? दादाभाई नौरोजी। अब सूरत सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1907 में हुआ था और इसको लीड कर रहे थे रास बिहारी घोष। अब यहाँ पर क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में। किसके बीच में? मॉडरेट्स के बीच में और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। देखिए आईएनसी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो आईएनसी है इसके बहुत सारे फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं हम। तो जो इसका पहला फेज़ है उसको जो हम डिवाइड करते हैं वो 1885 से 1905 तक, और इस फेज़ को हम बोलते हैं कि किसने लीड किया था? मॉडरेट्स ने। बट 1905 जो है ना, और 1920 तक हम बोल सकते हैं, इसके बाद का जो फेज़ है वो स्टार्ट होता है एक्सट्रीमिस्ट फेज़ वाला। अब मॉडरेट्स क्या हो रहा था? ये लोग वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। मॉडरेट्स जो है वो 3P प्रोटेस्ट, है ना, पिटीशन वगैरह, गवर्नमेंट को लेटर्स वगैरह सेंड करना है कि हमारी ये डिमांड्स है, आपको ये फुलफिल करना चाहिए, बहुत ही शांति पीसफुली सारी चीज़ों को कंडक्ट करना, हैंडल करना। ये किस तरह का काम था? किसका था? ये मॉडरेट्स का। वही एक्सट्रीमिस्ट ना। तो 1905 में जब 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हो जाता है तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स काम कर रहे हैं, बट यदि हम उनके अचीवमेंट्स देखें तो अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है, है ना। इतनी सारी पिटीशंस हमने फाइल कर रखी है बट एक का भी आंसर ब्रिटिशर्स ने अभी तक हमारे अकॉर्डिंग नहीं दिया है। तो फिर क्यों हम उसी पाथ को अभी भी फॉलो करें? और बल्कि ये अब क्या करने लगे? हमें डिवाइड करने लगे। बंगाल का पार्टीशन करने के बाद ये चीज़ और ज़्यादा स्टार्ट हो गई। तो ये लोग क्या चाहते थे कि हमें डायरेक्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए, है ना, डायरेक्ट वॉर करना चाहिए, वायलेंट एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये कुछ लीडर्स का मानना था। और कुछ लीडर्स अभी भी वही मॉडरेट फेज़ में जाना चाहते थे ना, अभी भी वो प्रेयर्स, पिटीशंस और इसमें ही बिलीव करते थे। तो इसीलिए कांग्रेस में 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप जो है वो मॉडरेट्स का हो जाता है और एक ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट का हो जाता है। और ये जो डिवाइड है कांग्रेस में, ये कहाँ पर देखा जाता है? 1907 के सूरत सेशन में। और ये डिवाइड किसको लेकर होता है? प्रेसिडेंट को लेकर होता है ना, कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो चाहते थे कि तिलक प्रेसिडेंट बने, बट जो मॉडरेट्स है वो किसको बना देते हैं? रास बिहारी बोस को। तो उसके बाद रास बिहारी घोष को। उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि अब हम कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते, कांग्रेस जिस तरह से एक्टिविटी कर रहा है वैसे हम कंडक्ट नहीं कर सकते, तो ये अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। तो 1907 सूरत क्या होता है? वहाँ पे सूरत स्प्लिट, मतलब कांग्रेस में 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के। और उस समय जो सेशन के लीडर है वो कौन थे? रास बिहारी घोष।
देन उसके बाद आपको कलकत्ता सेशन याद रखना है 1911 में। इसको कंडक्ट किसने किया था? BN धार ने। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो जनमन गण है वो यहाँ पर बोला गया था सेशन में या असेंबली में। ओके, देन लखनऊ सेशन 1916 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको किसने लीड किया था? मजूमदार ने। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं ऊपर कि स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में, है ना, किसके बीच में? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, है ना, दो ग्रुप्स कांग्रेस में बन गए थे। अब वो जो दो ग्रुप्स 1907 में बने थे सूरत सेशन में, वो यहाँ पर फिर से मर्ज हो जाते हैं, फिर से एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि 1907 के बाद कांग्रेस कोई भी प्रोडक्टिव वर्क कर ही नहीं पाती है। तो फिर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रुप, लाइक पहले ही तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी जो यूनिटी है वो ब्रेक हो जाएगी, है ना, हमारी स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको फील होता है कि हमें फिर से आ जाना चाहिए। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल हमारे मर्जर में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में प्ले करता है वो जो लाइक एनी बेसेंट और तिलक जो है वो अपना होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना। होम रूल लीग मूवमेंट के कारण भी कहीं ना कहीं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो पास आते हैं। देन उसके बाद इसी सेशन में हम लखनऊ पैक्ट भी साइन करते हैं। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है इन दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन या कंसेंसस होता है, और मुस्लिम लीग और INC जो है वो क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है लखनऊ सेशन में, एक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जो स्प्लिट हो गया था वो ख़त्म हो जाता है, फिर से दोनों एक साथ आ जाते हैं, और साथ साथ INC और मुस्लिम लीग जो है वो भी एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब होता है? 1906 में। देन उसके बाद कलकत्ता सेशन आता है 1917 का, और ये पहला ऐसा सेशन है जिसको कि किसी वुमन ने लीड किया था, और वो कौन थी? एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कौन सा सेशन? 1917 कलकत्ता का सेशन। देन उसके बाद 1920 में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसको कि कलकत्ता में लीड किया जाता है, और इसको लीड कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। यहाँ पर क्या होता है? महात्मा गांधी जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो NCA मूवमेंट जब स्टार्ट किया गया तो उस समय INC के प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। और सेशन कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? कलकत्ता में। कौन सा सेशन था? 1920। तो यहाँ पर ये चारों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन उसके बाद 1922 का सेशन, 1922 में क्या होता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है ना, जहाँ पर वायलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती है, पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। गांधी जी अपने सारे मूवमेंट्स कैसे चाहते थे? नॉन वायलेंट चाहते थे, तो वह NCM को कॉल ऑफ कर देते हैं 1922 में। तो 1922 में गया में सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं चित्तरंजन दास, और यहाँ पर फिर से कांग्रेस में हमको स्प्लिट देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पर स्प्लिट कैसे होता है कि कुछ लोग जो हैं वो, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हमें क्या करना है आगे, ये डिसाइड हम नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि हमें असेंबली ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना। असेंबली में इलेक्शंस वगैरह होते थे तो हमें असेंबली ज्वाइन कर लेना चाहिए, और वहीं पर जो भी ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं इंडियंस को लेकर, हमें वहीं पर उन पॉलिसीज़ को बनने ही नहीं देना है ना, उन्हें ठीक तरीके से वर्क ही नहीं करने देना चाहिए। ये एक सेक्शन का कहना था। दूसरे सेक्शन का कहना था कि हमें असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ग्राउंड लेवल पर लोगों को तैयार करना चाहिए आगे की मूवमेंट्स के लिए, है ना। ये दूसरे ग्रुप का कहना था, और इस ग्रुप में महात्मा गांधी भी शामिल थे। बट कुछ लोगों का कहना था कि असेंबली में हमको पार्ट करना है, कुछ का कहना था कि नहीं करना है। और स्प्लिट हम पहले देख चुके थे कि अगर हम बात नहीं मानेंगे किसी भी एक ग्रुप की तो फिर से कांग्रेस में डिवाइड हो जाएगा, और हम नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में इस समय डिवाइड हो, क्योंकि अगर कांग्रेस में डिवाइड होता तो हम फिर से 10 साल पीछे चले जाते, हमारे ऑब्जेक्टिव से हम दूर चले जाते। तो फिर यहाँ पर गांधी जी क्या बोलते हैं कि ठीक है, जिन्हें असेंबली ज्वाइन करना है वो असेंबली ज्वाइन करें, जिन्हें नहीं करना है वो अपने ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करें, मतलब थोड़ा फ्री यहाँ पर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो असेंबली को ज्वाइन करना चाहते थे वो थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो ये क्या करते हैं, अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी, रहते INC का ही पार्ट है बट एक अलग पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन ये करते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है? स्वराज पार्टी, जो कि असेंबली में इलेक्शन पार्टिसिपेट जो है वो करती है। सो 1922 का गया सेशन चित्तरंजन दास ने इसको लीड किया था, और जहाँ पर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। 1924 का सेशन बेलगाम सेशन, ये एकमात्र ऐसा सेशन है जिसको कि महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। ओके, एकमात्र ऐसा सेशन है जिसको कि महात्मा गांधी ने लीड किया था, और कौन सा सेशन है? वो बेलगाम का सेशन। और कहाँ, कौन से ईयर में हुआ था? 1924 में। देन उसके बाद 1925 का कानपुर सेशन आपको याद रखना है, जिसको कि सरोजिनी नायडू ने लीड किया था, और ये फर्स्ट
इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। देखो अभी पहले भी हमने वुमेन प्रेसिडेंट पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था हमने, 1917 कोलकाता सेशन, है ना। इसको किसने लीड किया था, एनी बेसेंट ने। तो ये फर्स्ट वुमन थी। और सरोजिनी नायडू जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमन है, ओके, क्योंकि एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी। सो एनी बेसेंट फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। और फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट अगर आता है तो कौन थी, सरोजिनी नायडू। कौन सा सेशन लीड किया था, कानपुर का, 1925 का। 1927 मद्रास सेशन, M.A. अंसारी। और यहाँ पर जो साइमन कमीशन आता है ना, उसको बाइकआउट किया जाता है। इस सेशन में डिसाइड किया जाता है कि हम साइमन कमीशन को बाइकआउट करेंगे। 1929 का लाहौर सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, इसको लीड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। देखो इस सेशन में क्या डिसाइड किया था, सबसे पहले तो कि हमने पूर्ण स्वराज से रिलेटेड एक रिजोल्यूशन पास किया। और इस रिजोल्यूशन में हमने ये डिसाइड किया था कि जो 26 जनवरी होगा, 26 जनवरी 1930, इस दिन हम क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। इसके पहले हम ब्रिटिशर्स से क्या डिमांड कर रहे थे कि हमको केवल आप डोमिनेंट स्टेटस दे दो, मतलब कुछ चीज़ें जो है वो हमको दे दो और बाकी की चीज़ों में आप हमें गवर्न करो जैसा अभी तक आप करते आ रहे हो। बट इस सेशन के बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये हमने कब डिक्लेयर किया था, पहला लाहौर सेशन में 1929 के। और क्या डिसाइड किया था कि एक डेट फिक्स करी थी कि 26 जनवरी 1930 को हम सब मिलेंगे, नेशनल फ्लैग होइस्ट करेंगे और इंडिपेंडेंस डे उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। और इसके बाद हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो किस लिए होंगे, केवल और केवल इंडिया को पूर्ण स्वराज दिलाने के लिए, ओके। और इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, बट हम सेलिब्रेट कब करते हैं, 26 जनवरी को, ताकि इस डेट की इंपॉर्टेंस को हम कंटिन्यू रख सकें, ओके। सो 1927 में क्या हुआ, 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था। इसी के साथ साथ हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम लॉन्च करेंगे, ये भी हमने इसी सेशन में डिसाइड किया था, ओके। 1931 का कराची सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको किसने लीड किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पर हमने 2 रिजोल्यूशंस पास किए थे, एक फंडामेंटल राइट्स को लेकर और एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को। हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि हम खुद हमारे फंडामेंटल राइट्स का लिस्ट बनाएंगे, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम किस तरह से आगे होंगे। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो भले ही हमने 1947 से बनाना स्टार्ट किया हो, बट इसकी प्रिपरेशन हमने काफ़ी पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, उसके बाद से ही हमारे लीडर्स के माइंड में ये चीज़ें आना स्टार्ट हो गई थी कि हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाना है, इंडिया को किस पाथ पर लेकर जाना है, किस तरह से डेवलपमेंट चाहिए, किस तरह की एजुकेशन पॉलिसीज़ चाहिए। सो वो प्रिपरेशन हमने यहीं से स्टार्ट कर दी थी। तो फर्स्ट टाइम कराची सेशन में हमने फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में रिजोल्यूशंस को पास करना स्टार्ट किया था। इसके अलावा यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है। गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है तो गांधी जी और इरविन जो है ना, उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है। इस पैक्ट में क्या होता है, लाइक सिविल CDM में जिन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया उनको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, और भी कुछ 2-3 बातें यहाँ पर की जाती हैं। सो गांधी इरविन पैक्ट भी कहाँ पर लाइक कब इंडोर्स किया जाता है, तो जब उस समय कराची में सेशन होता है कांग्रेस का, और फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। दैन उसके बाद गांधी नॉमिनेटेड टू प्रेजेंट INC इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये भी डिसाइड किया जाता है इस सेशन में कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है लंदन में, उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन जाने वाले हैं, महात्मा गांधी। तो 3 चीज़ें यहाँ पर होती है, पहला फंडामेंटल राइट्स, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, सेकंड गांधी इरविन पैक्ट एंडोर्स किया जाता है, मतलब डिस्कशन होगा उसके ऊपर, एंड थर्ड चीज़ क्या कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से कॉन्पैक्ट करने जाएगा महात्मा गांधी। देन नेक्स्ट सेशन 1937 में फैसपुर सेशन हुआ था, इसको लीड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पहला ऐसा सेशन था जो कहाँ पर कंडक्ट किया गया था, विलेज में। अभी तक जितने भी सेशन हो रहे थे वो सिटीज़ में हो रहे थे, बट ये फैसपुर का सेशन ऐसा पहला था जो कि विलेज लेवल पर कंडक्ट किया गया था 1937 में। देन 1939 त्रिपुरी सेशन, जिसको लीड किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। इस सेशन में ये जब सेशन का ईयर पूरा चल रहा था तभी सुभाष चंद्र बोस ने अपने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्टैब्लिशमेंट किया था। देखो 1939 का जो त्रिपुरी सेशन है, इसके प्रेसिडेंट जो है चुने तो गए थे सुभाष चंद्र बोस, बट हो क्या रहा था, सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियाज़ थे और महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ थे वो यहाँ पर मैच नहीं हो रहे थे। तो महात्मा गांधी जो है वो
पटाभी सीतारमैया जो है ना, उनको चाहते थे प्रेसिडेंटशिप मिले, बट इलेक्शन में जीतते कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो इनकी हार को महात्मा गांधी की हार माना जाता है। और महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी काम करने का तरीका है, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन, या हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं इन लीडर्स में देखने को मिल रहा था। तो ये डिफरेंसेस ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंटशिप छोड़ देते हैं और अलग से जाकर अपना फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। और इसके बाद फिर वो सिंगापुर वगैरह चले जाते हैं और वहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये सेशन को रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर इस सेशन में कौन चुना जाता है? प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। ओके, दैन उसके बाद लास्ट सेशन 1946 में कंडक्ट होता है, जो कि मेरिट में होता है, और इसको लीड कौन करते हैं? जे.बी. कृपलानी। तो अक्सर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो आईएनसी के सेशंस हुआ करते थे, उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। या ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि लास्ट सेशन जो है आईएनसी का, वो कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? मेरिट में। और कब कंडक्ट हुआ था? 1946 में, क्योंकि 1946 में फिर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेते हैं और 1947 से फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। फाइन। सो आई होप कि आपको सारे सेशंस समझ में आ गए होंगे, किस तरह से आपको लर्न करना है इस टॉपिक को, ये भी समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।